नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपने वोट की ताकत से बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी को प्रचंड बहुमत दे दिया है। बिल्कुल, और नतीजों ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और नई दिशा के नाम पर अपना भरोसा जताया है और बंगाल से लेकर बाड़मेर तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जश्न की शुरुआत हो गई है। तो अब ये साफ हो गया है कि बंगाल में किस दल का राज होगा, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम कौन होगा। तो इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो आपको हम बताते चल रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष का जो बयान है वो यहाँ पर सामने आया है। नई सरकार पर सौमिक भट्टाचार्य ने बयान दिया है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस प्रचंड बहुमत की अगुवाई कौन करने वाला है, कौन सा वो चेहरा है जो बीजेपी के इस खाता खोलने के बाद अब बीजेपी सरकार की अगुवाई पश्चिम बंगाल में करेगा। तो तमाम नाम इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, नया अपडेट है। नई सरकार पर सौमिक भट्टाचार्य का बयान आया है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से, जिनके साथ खुद सौमिक हैं। चलते सीधे ऋतिक के पास। ऋतिक, बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके पास तो वो न्यूज मेकर भी हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पूछिए उनसे कौन सा वो चेहरा है जिसका नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, या फिर अंतिम मुहर लगेगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य खुद है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये जीत, आप कभी कहते थे कि आप पहली बार जब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किए थे तो 10 मिनट तक आप समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं खुद कर पाए थे। कल विश्वास हुआ था जो हुआ। हाँ, कल विश्वास हो गया था और हम ये विश्वास करते थे बहुत दिन से। एक राजनीतिक कर्मी का जो शिक्षा हमको मिला है और जो हमने देखे हैं, उसमें तो तृणमूल का जाना तैयार था, निश्चित था। हर का एक लाइफ स्पैन होता है, तो तृणमूल कांग्रेस ने आपका जो लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा कर लिया। उसको जाना था, वो चले गए हैं। दादा, अब ये सवाल उठता है, सुनने में आ रहा है, थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जो जन्म तिथि है 25 बोईशाख, 9 तारीख जो है शपथ ग्रहण होगा। जरा बताइए क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री जी तो काल बताए, प्रधानमंत्री जी बताए, गृहमंत्री जी बताए, ऐसा शुभ दिन कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी इसका तैयारी, अभी तो निर्णय पक्का नहीं हुआ। जब आएंगे वो संदेश हम लोगों का तरफ, तो पार्टी का अध्यक्ष के नाते हमारा दायित्व में जो जो काम होगा वो हम करेंगे। पूरे बंगाल, पूरे देश अब उत्सुक है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बंगाल का। क्या लगता है, क्या चर्चाएं चल रही है। आज दोपहर आप सब बैठक में मिलने वाले, थोड़ी देर पहले मुझे सुनील मलसन जी ने बताया। अरे हम तो पहले सुना था कौन बनेगा करोड़पति, इसके लिए देश उत्सुक होता है। अभी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए अगर देश उत्सुक है तो होने दीजिए। सब विधायक को एक जगह बैठने दीजिए, उसको अपने नेता चुनने दीजिए। जो चुन कर राय है, उसका जो राय होगा उसका ऊपर हमारा जो संसदीय समिति है वो मुहर लगा देंगे। लेकिन करोड़ों बंगालियों का दिल तो आप जीत चुके हो, खासकर सौमिक भट्टाचार्य जो बार बार ये कहा है बंगाली माछ खावे। ये जो है बंगाली अस्मिता को लेकर जिस तरीके से, कैसा बंगाली अस्मिता बोलकर कुछ नहीं है। हम लोग पहले भारतीय है, उसका बाद बंगाली है। बंगाल भारत से अलग नहीं है। यह जो मरवाड़ी बसे हुए हैं, जो राजस्थान से 3 पुर पहले आ चुके हैं यहाँ, तो पश्चिम बंगाल की जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी तो उन लोगों का योगदान है, वो भी बंगाली है। सिर्फ बांग्ला भाषा से बात करने से ही बंगाली नहीं होता। पश्चिम बंगाल में जो रहते हैं, इस स्टेट को जो अपना मानते हैं, अपना घर मानते हैं, वो भी बंगाली है। देर रात हमने जो देखा,
जायंट किलर के रूप में शुभेंदु अधिकारी उभरे, दोबारा फिर से नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह पर तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को शिकस्त दिया है। क्या कहेंगी, होना ही था ये। भवानीपुर में भाजपा छोड़कर दूसरा किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं सकता, और शुभेंदु अधिकारी नेचुरल लीडर है। तृणमूल का अंदरूनी का जो रसायन है वो शुभेंदु अधिकारी से अच्छा कौन जानता है। और जब प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी बन गया तो जीतेगा ही। वो हार निश्चित था। पहले बार नंदीग्राम में जब उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया तो 5 साल से वो उस जीत को लोड शेडिंग का जीत बताया। अभी वही कहा जा रहा है आरोप। अरे भैया, पूरा पार्टी में ही लोड शेडिंग हो गया। क्या करेगा आप? अभी सरकार तो गया, अभी इंतजार करिए कितना देर पार्टी रहेगा। तो जो ये जायंट किलर के तौर पर उभरे, मैं आपके पार्टी ऑफिस में देख रहा था, सुगबुगाहट चल रही कि शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर है, ऐसा बात हो रहा है। क्या लगता है? रनर तो है ही। अच्छा, चेहरा फिट है। ऋतिक, कितना तेज भाग सकते हो, कितना तेज बोल सकते हैं। ऋतिक, मेरा एक छोटा सा सवाल है जो शौमिक दास से अगर आप पूछ सके। ऋतिक, दूसरा नाम में आप आगे है, दूसरा नाम में आप आगे है। अरे मेरा चेहरा देखकर ऐसा लगा जो मैं रनर हूं। ऐसा शरीर लेकर कोई आदमी भाग सकता है? दूर दूर तक ऐसा कोई भी इच्छा मेरा भी नहीं है और ऐसा कोई संभावना नहीं है। पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, अध्यक्ष बनाया पार्टी का, पार्टी कार्यकर्ता ने हमको चुना, हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहेंगे। जी, मेरा जो एंकर है वो हमारे साथ जो है वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आइए सर, आप जरा यूज कर लीजिए सर। मैं सीधे जो है ये जी, मेरा एक सीधा सवाल है शौमिक दास से। ये वो मौका है जब कुछ सवालों के जवाब सीधे चाहिए हमें। और शौमिक दास, बहुत शुक्रिया और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिग विक्ट्री। शौमिक दास, आप कैंपेन के दौरान आप लोगों ने क्लू तो दिया था कि बीजेपी की अगुवाई पश्चिम बंगाल में वही चेहरा करेगा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप बंगाल में हो, जो बंगाली मीडियम में पढ़ा हो। तो क्लूज तो आपने दिए, नाम का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं शौमिक दा? जिन्होंने ये बयान दिया मुझसे पूछिए। इस विषय में किसी भी चर्चा में हम भाग लेने के लिए उत्सुक नहीं हूं और लेना भी नहीं चाहता हूं। ये लेकिन ये विजय पश्चिम बंगाल की जनता की विजय है, विजय लोकतंत्र की विजय है। शौमिक जी, शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा, तैयारियों के बारे में बता दीजिए कम से कम। प्रधानमंत्री जी तो आएंगे ही, सभी लोग आएंगे, बहुत सारा आला नेता आएंगे, दूसरा पार्टी से भी लोग आएंगे। और ममता बनर्जी को न्योता दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा शपथ ग्रहण का? रही है, क्यों नहीं, प्रोटोकॉल है। ममता बनर्जी हमारा विपक्ष है जी, उससे हमारा लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, व्यक्तिगत स्तर पे कोई लड़ाई नहीं है। ममता बनर्जी उसका कद देखिए, वो एक बहुत बड़ा नेत्री है। ममता बनर्जी विपरीत स्थिति में उभर कर आए और कांग्रेस जैसा एक नेशनल पार्टी का भीतर से जन्म लिया, और ये जो लेफ्ट हेजीमोनी था उसको समाप्त करने का श्रेय ममता बनर्जी का पास है। तो 2011 में जो परिवर्तन हुआ था उसमें अगर कोई कैटलिस्ट था तो ममता बनर्जी। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शौमिक दा। ऋतिक आपके साथ है, वो आगे की बातचीत बढ़ाएंगे आपके साथ। शुक्रिया जुड़ने के लिए लाइव हमारे साथ। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जैसा कि शौमिक दा ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने ये सवाल सुना था, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल के लिए बना हुआ है। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास पैनल। निरंजन मुखोपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार, गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सवालों का जवाब सीधे नहीं दे रहे हैं, लेकिन गार्गी आप बताइए। आगे बढ़ेंगे सीखता, लेकिन बिल्कुल हम मेहमानों से बात कहा जा रहा है कि पहले ये पैकेज देख लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं। दीदी, बंगाल में दशकों से बीजेपी का जो सपना अब तक अधूरा था, वो सोमवार को बम्पर जीत के साथ पूरा हुआ। बंगाल में वामपंथी के बाद ममता दीदी ने
टीएमसी का जो किला मजबूती के साथ खड़ा किया, वो मोदी की गारंटी के वार से बिखर गया। देश भर में बीजेपी और पीएम मोदी के चाहने वालों ने इस जीत का भगवा गुलाल अपने माथे पर लगाया और बंगाल में एक नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान कर दिया। दिल्ली में जश्न और पीएम मोदी के स्वागत की शानदार तैयारियां की गई थी। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। बंगाल में बीजेपी की जीत हर मायने में ऐतिहासिक रही है। शून्य से शिखर तक का यह सफर बीजेपी ने यूं ही नहीं तय किया और इसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के उज्जवल भविष्य का दिन है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने वाली इस बात का भी जिक्र किया, जो सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी जिक्र किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद ये नितिन नवीन की पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में बेहतरीन अंकों के साथ पास हुए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। बंगाल में दशकों बाद फिर एक बड़ा बदलाव हुआ है। वामपंथ के किले को तोड़ने वाली ममता दीदी की सरकार 15 साल बाद वहां से चली गई। ऐसे में बीजेपी पर जिम्मेदारी बड़ी होगी। खासकर उसे सुनार बंगाल का वो सपना पूरा करना है जिसका वादा कर बीजेपी सत्ता में आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है, और गार्गी जो हम लोग अब बात कर रहे थे, सीधा सवाल मैंने शौमिक दास से किया था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बंगाल की अस्मिता का जिक्र करते हुए कैंपेन में आगे बढ़ी थी बीजेपी, और जरूरी है कि एक ऐसा चेहरा उसकी अगुवाई करे इस प्रचंड बहुमत की। कौन कौन प्रोबेबल्स हैं, क्या खबर आपको मिल रही है गार्गी? अच्छा मुझे शौमिक मुझे मुझसे था। ओके, नहीं देखिए, बंगाल में ना, मतलब बीजेपी ऐसे पार्टी है ना, सिर्फ जो बड़े दो लीडर्स है उनको ही पता होता है शायद, पर मेरे हिसाब से शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम है। क्योंकि देखिए, बंगाल में दीदी के अगेंस्ट में जो लड़ना, यही एक बहुत बड़ी बात है शिकता, और दो बार दीदी को हराना। शुभेंदु अधिकारी भी दीदी जैसे स्ट्रीट फाइटर है। और इस बार नंदीग्राम के बाद भवानीपुर से उनका जो लड़ना, ये अमित शाह उनके पीछे था। अमित शाह ने उनको बोला लड़ने के लिए भवानीपुर से। तो सिर्फ लड़ाई नहीं, दीदी को हराया भी, और दो बार हराया। तो मेरे हिसाब से तो शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम है, वही होना चाहिए। और स्ट्रीट फाइटर भी रहे हैं, और बंगाल के और क्या ग्राउंड के साथ कनेक्ट भी है।
उनके साथ ग्राउंड का कनेक्ट है। देखिए, आप बहुत एलीट अर्बन ऐसे किसी को बिठा देंगे तो उनका ग्राउंड कनेक्ट नहीं होगा। तो शुभेंदु अधिकारी का ग्राउंड कनेक्ट भी है, स्ट्रीट फाइटर है, और तो जैसे उभरे हुए हैं पिछले कुछ सालों में शुभेंदु अधिकारी, तो मुझे तो लगता है कि शुभेंदु अधिकारी होना चाहिए। पर बीजेपी ऐसी पार्टी है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। कहां से मोहन चंद मांझी आ जाते हैं, मोहन यादव आ जाते हैं, नीलांजन मुखोपाध्याय भी हमारे साथ हैं। नीलांजन सर, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या कुछ पीछे से खबर मिल रही है, सामने आ रही है कि क्या यहाँ पर महिला चेहरा भी हो सकता है? क्योंकि पोस्टर बॉय तो हमने देखा था थ्रू आउट बीजेपी के कैंपेन में शुभेंदु अधिकारी थे, और जिस तरह की जीत उन्होंने हासिल की है, 2 बार मुख्यमंत्री को हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पीछे से कोई खबर नहीं आती है। हाँ। सिर्फ नाम का ऐलान होगा, और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो नाम होगा वो हम लोगों को टोटली सरप्राइज कर देगा। हम लोग जानेंगे नहीं कि वो कौन एग्जैक्टली हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके बारे में खोजबीन करनी पड़ सकती है। और ये भी हो सकता है कि कोई जाने माने चेहरा, जैसे कि गार्गी जी बता रही थी कि शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए सारे के सारे जो 206 विधायक हैं वो सब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं, अगर केंद्रीय लीडरशिप उनको चाहे। जी, बीजेपी की खासियत यही होती है कि एक ऐसा नाम सामने आ जाता है शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी और वो नाम आपने सुना भी नहीं होगा। तो ये एक सस्पेंस 9 मई तक बना रहेगा जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता। इस बीच एक और अपडेट, बंगाल में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर मुहिम तेज हो गई है। खबर है कि बीजेपी जल्द बंगाल के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने वाली है और पर्यवेक्षकों की जो टीम होगी वो नए बंगाल के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करेगी और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व उस नाम पर फाइनल मुहर लगाएगा। तो यहाँ पर पर्यवेक्षकों की नई टीम जो है वो एक तरह से जाने वाली है। सतीश जी, किस तरह से आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जिस सरप्राइज एलिमेंट की बात गार्गी जी कर रही है, नीलांजन कर रहे हैं, यहाँ पर बिहार में हमने देखा था, यहाँ पर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा था, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनाए गए। तो क्या बंगाल में भी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज ना हो और सीधे शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग जाए? देखिए, बीजेपी जीतती है तो वो सरप्राइज बंद हो गया है। और आपने ठीक कहा, बिहार का जिक्र किया तो वहां से मुख्यमंत्री चुनने में भी सरप्राइज बंद कर दिया है। और वैसे भी गुरु माँ के चेला है शुभेंदु जी, तृणमूल के ही बड़े आदमी हैं, थे, वहां से निकल के आए हैं। तो चलिए, ममता जी को एक तुष्टिकरण होएगा कि उन्हीं का चेला जो है मुख्यमंत्री बने। तो हो सकता है वो शुभेंदु बने, ये हो सकता है। दूसरा ये है कि बैटल ऑफ पलासी जीता है, क्या नाम है, बीजेपी ने। तो बैटल ऑफ पलासी के बाद फिर 1947 ही हुआ ना, तो लोग कह रहे हैं कि अब सतीश जी एग्जिट पोल के बाद जब बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता ममता बनर्जी के रिएक्शन को देखकर कह रहे थे कि वो रैटल्ड हैं, तो आप सवाल कर रहे थे कि क्या बीजेपी सेटल्ड है? अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी सेटल्ड है ना? आप तो सवाल उस दिन उठा रहे थे हमारे ही शो में। मैंने क्या कहा था? सेटल्ड है। मैंने कहा था कि अगर ममता हारेगी तो ये न्यूज नहीं होगा, बीजेपी जीते, बीजेपी हारेगी तो न्यूज होगा। मैं फिर वही दोहरा देता हूं। तो वो कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा का एक लेबोरेटरी नया बंगाल के रूप में देखा जा रहा है। एनालिस्ट लोग यही कह रहे हैं कि अब बंगाल को बीजेपी गुजरात बनाएगी और बैटल ऑफ पलासी जीत रहा है। एक लाइन और बोलूंगा, अभी जो आप वो बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष है, हालांकि ममता के गुण तो गाए, लेकिन साथ साथ यही कहा, ममता तो कह रही है कि लूट हुआ है वोट में। अब ये कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कि अब तृणमूल में टूट होने वाला है। तो आप ये समझिए कि किस मुकाम पे, किस लिहाज से और किस तरह के अरमान लेके भाजपा बंगाल में मतलब काबिज हुई। निशिकांत दुबे चूंकि कह रहे थे कि टीएमसी के कुछ नेता जो है वो उनसे संपर्क कर रहे हैं, उस संदर्भ में वो बात कह रहे थे, लेकिन आप बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जाफर खोद रही होगी बीजेपी। जी, ये भी देखते चलते हैं जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की जीत ने ऐतिहासिक कहानियां लिखी है, फिर चाहे वो ममता दीदी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाना हो या फिर जो प्रेसिडेंसी इलाका है वहां पर बीजेपी की बम्पर जीत। मगर 2 विधानसभा सीट ऐसी थी जिसकी कहानी इस चुनाव में सबसे अलग रही, उसी की कहानी अब दिखाते हैं।
दीदी टाटा गुड बाय। चाय भी पटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। बंगाल चुनाव में इस लड़ाई को बीजेपी ने न सिर्फ जीता बल्कि अपनी जीत के सहरे में एक और मोती पिरो दिया। लेकिन जिस तलवार से बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को खत्म किया वो तलवार थी शुभेंदु अधिकारी। वो शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बीजेपी के साथ रहकर ममता बनर्जी को हर मोर्चे पर घेरते रहे और आखिर उन्होंने न सिर्फ ममता बनर्जी को बंगाल से बल्कि भवानीपुर से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में 15,105 वोटों से जीत हासिल की। हिंदू 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 हिंदू। अपने शानदार जीत के बाद जब शुभेंदु अधिकारी बाहर आए तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। शुभेंदु अधिकारी ने बयानों की शुरुआत ममता बनर्जी पर हमले के साथ की। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उन्होंने 15 राउंड तक भी जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 566 वोट से आगे निकल गई तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत को पूरी तरह से हिंदुत्व और सनातन की जीत बताया और एक एक कर पूरा हिसाब दिया कि किस इलाके में लोगों ने उन्हें वोट दिया और किस इलाके में वोट ममता दीदी के पक्ष में गए। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड वो खुल के वोट डाल दिया और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है हिंदू सपोर्टर सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज सब लोग खुल के वोट किया। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जितना। शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान सभी मतदाताओं के साथ साथ बीजेपी के उन सभी नेताओं को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने ममता के गढ़ को धराशाही करने में शुभेंदु अधिकारी का साथ दिया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को एक नहीं बल्कि डबल खुशी मनाने का मौका दिया। भवानीपुर में ममता के किले पर कब्जा करने के साथ उन्होंने नंदीग्राम के अपने किले की रक्षा भी पूरी मजबूती के साथ की। भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को 1,27,301 वोट मिले जबकि टीएमसी के पवित्रा कार को 1,17,636 वोट मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर 9,665 वोटों का रहा। शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार की अपनी हार को हथियार बनाया और उसी हथियार से ममता बनर्जी को करारी मात दी और अपने नंदीग्राम सीट को भी सुरक्षित रखा। निश्चित ही बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को तोहफे में देने के लिए कुछ खास सोचा होगा। देखना होगा कि वो तोहफा क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो पश्चिम बंगाल में इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बीजेपी ने पूरे देश में एक तरह से राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल दिए और अब 2029 की तरफ सभी देखते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को जिस तरह से नंबर मिले, 10 बड़े फैक्टर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए कि आखिर जीत के वो 10 बड़े फैक्टर कौन कौन से रहे, ब्रांड मोदी का सबसे बड़ा असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की हैं ताबड़तोड़ और आखिरी दिन तक वो प्रचार में जोर शोर से जुटे रहे थे, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ा। साथ ही प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में गारंटी जो दे रहे थे, मोदी की गारंटी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को अपील किया उसने, वो एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरती नजर आई। हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत ज्यादा हुआ। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स थे वो जमीन पर बार बार ये बात कह रहे थे कि इस बार जिस तरह का पोलराइजेशन देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में पहले कभी नहीं मिला था। इसके साथ ही SIR जो है उसका भी फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिला है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट कम हुए उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो SIR के जरिए बीजेपी के वोट बैंक में होते हुए नजर आए। इसके अलावा घुसपैठियों को लेकर लगातार शुरुआत से ही गृह मंत्री अमित शाह जो है उस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे, उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। लोगों में एक असुरक्षा की भावना आ गई थी, वो मैटर काम आया। इसके अलावा अगर हम बात करें नारी शक्ति का जो मुद्दा था उसका साथ मिला। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर मिला, क्योंकि ममता के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर चल रहा था। साथ ही TMC के खिलाफ भी एक नाराजगी थी, जिस तरह से हिंसा के दौर हमने पिछले चुनाव में देखे हैं। इसके अलावा TMC में जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो एक बड़ा मुद्दा हुआ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुस्सा था वो भी लोगों की नाराजगी बनकर उतरा। और साथ ही महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाहे हम RG के मुद्दे की बात करें या दूसरी जगहों पर जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए, वो एक बड़ा फैक्टर बनकर यहाँ पर उभरा है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपनी रैलियां की उसमें गेम चेंजर गारंटी की अगर हम बात करें कि वो किस तरह से यहाँ पर काम आई, क्या क्या उन्होंने कहा था, ये भी आपको बताते चल रहे हैं। 10 गारंटीज जो प्रधानमंत्री ने दी थी। हर ब्लॉक में महिला थाना बनाने की बात की थी। दूसरी बड़ी गारंटी थी महिला सुरक्षा दस्ता अलग से यहाँ पर बनाया जाएगा। महिलाओं की पुलिस में भर्ती का उन्होंने तीसरा बड़ा वादा किया था। साथ ही महिलाओं को साल में 36,000 रुपए देने की बात यहाँ पर की गई थी, जो एक बहुत बड़ा वादा था। और TMC से ये बड़ा अमाउंट भी था। ग्रेजुएशन के लिए 36,000 रुपए युवतियों को देने की बात की गई थी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात यहाँ पर की गई थी। शिशु पोषण के लिए भी 36,000 रुपए खाते में डालने की बात की गई थी। और साथ ही सुकन्या योजना में ब्याज का लाभ देने का वादा भी मोदी की गारंटी में शामिल था। साथ ही मुद्रा लोन के तहत 20 लाख रुपए देने की बात यहाँ पर की गई थी और 5 लाख का मुफ्त इलाज जो करने का वादा दिया गया था, वो एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर साबित हुआ है। तो ये वो 10 फैक्टर रहे जिसकी वजह से बीजेपी को प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में मिली। लेकिन बीजेपी की इस जीत के बाद सभी बीजेपी सांसद उन राज्यों पर बयान दे रहे हैं जहां अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। पर बंगाल की जनता की नजर अब इस बात पर टिकी है कि CM की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। क्या वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी होंगे जिन्होंने नंदीग्राम से भवानीपुर तक ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है, या फिर दिल्ली से कोई सरप्राइज नाम सामने आने वाला है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी सरप्राइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। भागुआ तो एक्सपेक्टेड हम लोग देख लिया ना। हिंदू EVM BJP, मुसलमान EVM TMC, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस के फेवर करते। शुभेंदु अधिकारी वो शख्स जो कभी ममता का सबसे करीबी रहा और फिर उनका सबसे बड़ा विरोधी। सड़क से लेकर विधानसभा तक शुभेंदु ने ममता पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। ममता की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए शुभेंदु ने दिसंबर 2020 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थामा और फिर उसकी लड़ाई की कमान थाम ली। सिंगूर के साथ जिस नंदीग्राम से ममता ने लेफ्ट फ्रंट के सफाई की लड़ाई छेड़ी थी, उसी नंदीग्राम से शुभेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता को हराकर सबको हैरान कर दिया। वो पूरे 5 साल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहे। ममता बनर्जी पर लगातार हमले कर उनके खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। शुभेंदु ने बीजेपी का घुसपैठियों का मुद्दा बड़े जोरदार तरीके से उठाया। उनका मानना है कि इस मुद्दे ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। इसका एक ही रीजन है, घुसपैठिया। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया उसका खिलाफ ही वोट हुआ। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य की कमान किसे सौंपी जाती है। शुभेंदु अधिकारी इस सवाल के जवाब से बच रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी आला कमान ही ये फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य में किसी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे। मैं अभी पूरा प्रदेश में शांति ठीक रहे। कोई भी TMC जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था
जो भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एक और नया अपडेट भी सामने आ रहा है। टीएमसी पर बोले हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, आपकी तरफ टीएमसी भी खत्म हो गई है। ये बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी खत्म हुई है, अब टीएमसी भी खत्म हो जाएगी। बड़ा दावा वो यहाँ पर कर रहे हैं कि बीजेपी में आना चाहते हैं टीएमसी के सांसद और विधायक। सुन लेते हैं निशिकांत दुबे को, क्या कह रहे हैं वो इस टूट के बारे में। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूंगा। क्या देख रहे सर टीएमसी का फ्यूचर? टीएमसी खत्म, जैसे आम आदमी पार्टी खत्म हो गए, टीएमसी के सारे सांसद, सादे विधायक सभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है। सतीश जी, जो कुछ देर पहले आप सवाल उठा रहे थे, उस सवाल का जवाब इस बयान को सुनकर आपको मिल गया होगा। सतीश के सिंह, देखिए, खत्म तो कोई नहीं होता है, और अब खत्म करने पर आप आमादा हैं तो आप खत्म कर ही देंगे। हाँ, ये बात सही है कि तृणमूल के लिए एक ममता के लिए एक कष्ट तो होगा ही, चुनौती बड़ी है, पहले से ही थी। हम लोग तो कह भी रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज इधर उधर लगता है। मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी हर दल में मीर जाफर खोजती है, तो अब पता नहीं टीएमसी में कौन मीर जाफर मिलता है या मिल ही गया होगा, पहले ही से मिला होगा, वो आपको सामने दिखेगा। लेकिन ये बात सही है कि ममता के लिए चुनौती बड़ी है, और मैंने आपसे पहले कहा कि बंगाल एक आइडियोलॉजी के हिसाब से संघ परिवार के एजेंडे पर था, जो कि गार्गी। लेकिन सतीश के सिंह, अगर टीएमसी के नेता या विधायक मौका परस्त हैं, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती? देखिए, बीजेपी तो कोई गलती ही नहीं करती है, सिक्का आपको भी कोई गलती नहीं दिखती है। मैं तो ये देख रहा हूं कि बंगाल में हिमांता एक और पैदा हो गए। जो शुभेंदु का लैंग्वेज है वो हिमांता ही जैसा है। हमको लगता है एकदम से ना एकदम रसायन मिलता है, कोई हिंदू ईवीएम, कोई मुस्लिम ईवीएम, ये अब ये लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी चाहे तोड़ना, तो मिनटों में तोड़ सकती है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि खाली टूटने से नहीं होता है, अवशेष रह जाते हैं, अवशेष। और डेमोक्रेसी जो है एक रोटेशन का खेल है, अगर डेमोक्रेसी है। और अभी खुद भी हमने यहाँ पर सुना शौमिक भट्टाचार्य जिस तरह से कह रहे थे यहाँ पर कि बहुत बड़ी नेत्री हैं ममता बनर्जी, और जिस तरह से लेफ्ट के किले को उन्होंने ध्वस्त किया था, उसके बाद वो सत्ता में आई थी, वो अपने आप में छोटी बात नहीं है। इसलिए टीएमसी जैसी पार्टी क्या खत्म हो जाएगी, ये अभी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम ये भी बात करते चलते हैं कि सोमवार सुबह जब रुझानों में बीजेपी आगे निकली तो सभी हैरान थे, लेकिन दोपहर होते होते 12 बजे तक तो इस बात पर मोहर लगी गई थी सिक्का कि अब बीजेपी दशकों पुराने अपने सपने को पूरा करने जा रही है। फिर क्या था, भगवा अबीर और गुलाल जो है वो पूरे बंगाल में उड़ता हुआ नजर आने लगा। अबीर की शॉर्टेज हो गई थी कल, ये बताया जा रहा था कोलकाता में। बंगाल की शानदार जीत ने बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एक ही दिन होली और दिवाली मनाने का मौका दे दिया। पार्टी के आंकड़े जैसे जैसे बहुमत के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे अबीर गुलाल आसमान में उड़ने लगे। मगर बहुमत के आंकड़े के बाद जैसे ही पार्टी ऐतिहासिक आंकड़ों की ओर बढ़ी, तो लोगों होली के साथ साथ यहाँ दिवाली भी मनाना शुरू कर दिया। हुगली के आरामबाग उपमंडल के सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी, और यहाँ तो जीत से बहुत पहले ही बीजेपी होली मनाने लग गई थी। डबग्राम फुलबारी विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी ने अपनी शानदार जीत के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में अपना निशान लगा दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया। बीजेपी समर्थक कूच बिहार में तो मानो बीजेपी का भगवा तूफान ही आ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवा अबीर लगाकर जमकर डांस किया। बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते सुने गए। कई आम लोग भगवा अबीर लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। आसनसोल बास्टिन बाजार में जीत की सबसे अनोखी तस्वीर नजर आई। यहाँ आसनसोल नॉर्थ के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने स्थानीय दुर्गा मंदिर के कपाट खोले। उनका कहना था कि चुनाव से पहले किया गया वादा उन्होंने पूरा किया है। बीते 15 साल से मंदिर बंद था और नियमित पूजा अर्चना भी नहीं होती थी।
मगर अब इस जीत के साथ ही ये कपाट खोल दिए गए। भावुकता की ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बर्धमान की बाराबनी सीट पर भी दिखी। यहाँ बीजेपी की जीत ने कार्यकर्ता सुजॉय गोराई की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। मगर हर तरफ जश्न जीत का नहीं था। कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां बीजेपी हारने के बाद भी जश्न में डूबी नजर आई। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर उम्मीदवार चित्रजीत रॉय का ये वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। यहां चुनाव हारने के बावजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जेसीबी पर चढ़कर जश्न मनाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बड़ी जीत के बाद लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं और बयान भी। और इस जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी का एक नया बयान आया है। ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के बाद शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। 2027 के चुनाव पर वो बोले हैं। और उन्होंने ये कहा कि अब ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव की बारी यहाँ पर है। सुन ले। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में सीपीएम का 14,000 वोट था। कम से कम 10,000 वोट सीपीएम का सपोर्टर ने देख लिया ये सब सीपीएम करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, वो बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मरवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी को हमने यहाँ पर सुना, सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ममता के बाद अब अखिलेश यादव की बारी है। नीलांजन मुखोपाध्याय, यहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं जो जीत का अध्याय लगातार बीजेपी लिखती जा रही है और इस बार जिस तरह की जीत दर्ज हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जीत को एक बड़ी जीत के तौर पर हमेशा देखा जाएगा, इतिहास रचने के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो ऐसे में अब आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में और जो विपक्षी पार्टियां उनके लिए राह मुश्किल होने वाली है? देखिए, एग्जैक्टली जाके मुश्किल होने वाली है या नहीं होने वाली है वो तो कहना अभी से मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो आगे के जो चुनावी प्रोजेक्ट हैं उनमें ज्यादा तेजी आ जाएगी, ज्यादा एंथुजियाज्म आ जाएगा उनमें और उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे। अगले साल पंजाब में चुनाव है तो पंजाब में एक डेफिनेट कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, वहां पे भी जाके सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले से सरकार बनाने की कोशिश करेगी। किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा अभी से कहना मुश्किल है। मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट इसके बारे में काफी लंबी सोच करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्या अकाली दल के साथ दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? जो बात निरंजन दा कह रहे हैं इसका अंदाजा कल लग गया था जब रुझान आने लगे थे और भारी बढ़त उस वक्त दिखाई दे रही थी। तो तस्वीरें लखनऊ से आई, अयोध्या से आई, जहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था। तो काम बंगाल में जीत के बाद खत्म नहीं हुआ है बीजेपी का। अगला जो प्रोजेक्ट है, जो बात करें निरंजन दा, शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब। जी शिक्ता, देखिए मोदी जी और या योगी जी, अमित शाह, ये लोग 24/7 पॉलिटिशियन है। तो ये जो सारे बड़े पॉलिटिशियन है ना, इन लोगों में वो एक चीज होती है, जीजीपी शाह, वो कभी रुकते ही नहीं है। उनका एक खत्म हुआ तो दूसरा दिखता है। तो ये तो है, इसीलिए आज इस जगह पे हैं भी वो। लेकिन यूपी के बारे में तो मुझे लगता है योगी जी वापस आएंगे, क्योंकि योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है और उनके समय में जो माफिया कंट्रोल्ड हुआ, सारे लोग खुश है। लोगों की जमीन जो जब्त हो गया था वो वापस मिला। फिर महिला सुरक्षा, आप किसी भी महिला से बात कर लीजिए, वो कितना सेफ फील करते हैं यूपी में आजकल। मैं काफी, मेरे जो पहचान के हैं, आपके स्टूडियो भी नोएडा में है, मेरे दोस्त लोग जो रहे तो बोलते थे कि पहले लोग बोलते थे कि 8 बजे तक वापस आ जाओ, अब आराम से घूमो। तो ये जो ग्राउंड पे जो हकीकत है ना, और योगी जी आप देखिए बंगाल में जाके योगी जी की पॉपुलैरिटी देखिए, पूरे देश में देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में कोई प्रॉब्लम होने वाला है बीजेपी को। बीजेपी ने जो काम किया उसके लिए बीजेपी वापस आएंगे। पंजाब में शायद कुछ सीट्स गेन करेंगे, क्योंकि पंजाब इज वेरी
न्यू ठीक है। बैस्टियन फॉर सतीश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा है ममता, तेजस्वी, राहुल ये सब अब रह गए हैं अखिलेश यादव की बारी में। तो अब आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी से इन तमाम पार्टियों को लड़ना है, इन विपक्षी नेताओं को लड़ना है, तो शायद नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी अब? देखिए, वो रणनीति तो उनको बनानी ही पड़ेगी। हालांकि बीजेपी से जीतना कोई आसान काम नहीं है। गार्गी जी जैसा जिजीविसा वाली राजनीतिज्ञ भी आपको मोदी जी और शाह जी के उसी लीक वाले ही दिखती है। मेरा ये कहना है कि जरा उनसे ये पूछिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की वजह से 240 पे पहुंच गई, तो वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो राजनीति में जो है ना, हम लोग खाली यहाँ पर बैठ के डिक्शनरी जीत का नहीं लिख सकते। कौन इश्यूज है, नहीं है, उस समय क्या होगा, कैसे लोग लड़ेंगे, ये हमें बात समाजवादी पार्टी के अंदर से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। छोटा सा सवाल है मेरा सतीश जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के किरण नंदा, उनका बयान, उन्होंने कहा था कि हमने अखिलेश जी को पहले ही बता दिया था कि ममता बनर्जी हार रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी पहले से ही इस कैंपेन से दूर ही रही है पश्चिम बंगाल से। तो भाई ममता बनर्जी तो पिछले बार मुझे याद पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के लिए गई थी। तो हार से कोई अगर पार्टी अलग रहती है चुनाव से, तो आप समझ सकते हैं ये तो विपक्षी एकता का जो इंडेक्स जो हरदम उल्टा पुल्टा चलते रहता है, आपस का अंतर विरोध हो तो सामने स्पष्ट ही है, इसमें कहां से दो राय है। और बीजेपी इसका फुल फायदा उठाती है, उठाने का प्रयास करती है, लेकिन चीजें बदलते हुए समय नहीं लगती है। 2024 के चुनाव के पहले 1.5 महीना पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि उत्तर प्रदेश में यह हाल हो जाएगा। बिल्कुल, और लेकिन अब तो यहाँ पर 2029 तक में विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें अब नजर आने लगी हैं।